अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अब हर 7 दिन बाद नहीं बल्कि रोजाना बदलेंगी। हुकूमत ने इस नए निज़ाम को वफाकी काबीना से मंजूर भी करवा लिया है। अब इसका मकसद ये है कि पेट्रोलियम की कीमतों का फैसला हुकूमत ना करे बल्कि आलमी मार्केट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ओगरा मिलकर करें। इस नए निज़ाम में ओगरा हर रोज बैनुल अक़वामी तेल की कीमतों के साथ डॉलर के रेट्स और उसके साथ हुकूमती टैक्सेस और फ्रेट चार्जेस और दीगर अखराजात को एक फार्मूले के तहत मिलाकर एक नई कीमत जारी करेगा। अब इसके लिए गुज़िश्ता 7 दिन की एवरेज इंटरनेशनल प्राइसेस को बुनियाद बनाया जाएगा ताकि अचानक बड़े इजाफे या कमी का असर शॉक्स की सूरत में आवाम और सार्फिन तक मुंतकिल ना हो। इस मकसद के लिए हुकूमती तजवीज़ में एक फ़ंड का क़याम भी शामिल है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इस अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे। कुछ हल्कों का यह भी ख्याल है कि इसमें आवाम से हासिल शुदा पेट्रोलियम लेवी का कुछ हिस्सा रख दिया जाएगा जो बाद में ज़रूरत की सूरत में, जैसे आलमी मार्केट में किसी बड़े इजाफे की सूरत में, कीमतों के बड़े शॉक्स को बर्दाश्त करने में काम आ सकेगा। लेकिन फिर यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि जहाँ मिसाल के तौर पर काफ़ी अरसे तक इस फंड का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इस सूरत में यह पैसा कहीं किसी और मद में इस्तेमाल ना हो जाए, जिससे ज़्यादातर करप्शन के और फिर पैसे के खुर्द-बुर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं। हुकूमत का यह भी कहना है कि इस तब्दीली से शफाफियत बढ़ेगी, मसनूई क़िल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मौक़े कम होंगे, जबकि आवाम को आलमी मार्केट के मुताबिक कीमत मिल सकेगी। इस मकसद के लिए ओगरा अपने डिजिटल सिस्टम्स को भी अपग्रेड कर रहा है और रोज़ाना कीमतों का डेटा आवाम के लिए जारी किया जाएगा। साथ ही दुनिया के दीगर ममालिक में भी, जिसमें सर फहरिस्त अमेरिका की मिसाल दी जाती है, जहाँ तेल की कीमतों में तब्दीली रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, इस सिस्टम की कामयाबी को पाकिस्तान में भी क़ब्ल वक्त अच्छे नताइज से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में हुकूमत कीमतों की तब्दीली के अमल से अलहदा होकर अपने आप को तेल की कीमतों की सियासत से दूर कर लेना चाहती है। इस तरह अगर रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में 1, 2 या 3 रुपए का भी फ़र्क आया तो मिडिल ईस्ट में जंग के बढ़ते हुए बहरान को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंग के तवील होने के साथ साथ कीमतों में इजाफे का ट्रेंड बरकरार रहेगा और यूँ आवाम को शॉक्स की सूरत में नहीं बल्कि स्लो पॉइजन की सूरत में बढ़ती कीमतों का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अब ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर कीमत आज 310 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल से महीने के आखिर तक रोज़ाना 1-1, 2-2 रुपये के इजाफे से 350 तक भी पहुँच जाए। लेकिन यहाँ अब तक जो बात शायद इस बहस का हिस्सा नहीं है वो ये है कि क्या पूरे मुल्क में एक ही कीमत इसके बाद लागू हो सकेगी, और अगर ऐसा है तो पोर्ट के नज़दीक शहर एक मरतबा फिर ज़्यादती का शिकार होंगे, क्योंकि पोर्ट के नज़दीक शहरों जैसे कराची या बदीन वगैरह में फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सबसे कम होते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ कीमतें भी मुल्क के दूर दराज शहरों के मुकाबले में कम होनी चाहिए। अब इस बारे में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के डेली प्राइस मैकेनिज्म पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत क्योंकि इस मामले से किसी भी सूरत पीछा छुड़ाना चाहती है, इसलिए वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को यकीन दहानी करा रही है कि तमाम मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल किया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना कीमतें मुकर्रर होने से आलमी मंडी में कमी का फ़ायदा भी जल्द मिल सकेगा, लेकिन अगर आलमी कीमतें तेज़ी से बढ़ी तो आवाम को रोज़ाना इजाफे का सामना भी करना पड़ सकता है और यूँ फिर महंगाई का जो तूफ़ान आएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत का प्राइसेस रेगुलेटरी निज़ाम अशिया ख़ुरानोश की कीमतों पर भी कंट्रोल कर सकेगा या फिर नहीं। इसीलिए हुकूमत एक रोल बेस्ड स्टेबलाइजेशन फ़ंड पर भी काम कर रही है ताकि शदीद उतार चढ़ाव के दौरान कीमतों को कुछ हद तक मुतवाज़न रखा जा सके। अगर ये निज़ाम कामयाब रहा तो पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ेर बहस डी रेगुलेशन का अहम मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा, जिससे मार्केट मज़ीद शफाफ और जदीद बनने की तवक्को है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो सकेगा, और इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हुकूमत ने ये जो कमेटी बना दी है, पहले ऐलान किया कि अब कीमतें रोज़ाना तय होंगी, फिर उस फैसले पर ओवरव्यू किया, फिर उस पर कमेटी बना दी। ये मुमकिन हो सकेगा पुरानी कीमत पर ख़रीदा हुआ पेट्रोल रोज़ कीमत में रद्दो बदल के साथ बेचना है तो पब्लिक पर मजीद बोझ पड़ता रहेगा? देखिए, ये रोजाना वाला जो फैसला है या प्रपोजल है, ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। आप सोचिए कि अगर रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमत बदलनी है, डीजल की कीमत बदलनी है, तो टैक्सी वाला जो है क्या वो रोजाना एक डिफरेंट किराया बताया करेगा? स्कूल वैन आती है बच्चों को, वो 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में होती है, वहाँ पे क्या रोजाना तब्दीली लाई जाएगी? अब आपके मेरे घर में बजट महीने में एक बार बनता है, क्योंकि महीने में एक बार तनख्वाह मिलती है, तो यहाँ पे क्या बजट हमें रोजाना की बुनियाद पे बनाना पड़ेगा? फिर एडमिनिस्ट्रेटिव भी देख लीजिए, हमारा तकरीबन 85% तेल जो है वो इंपोर्ट होता है, वो कराची में उतरता है, फिर रिफाइनरी पे जाता है, फिर वहां से वो टैंकर्स में गिलगित बल्तिस्तान जाना है, खैबर पख्तूनख्वा जाना है, वो कोयटा जाना है। तो वो वहाँ पे कौन सा रेट लगाया जाएगा जिस दिन
ट्रक निकला है उस दिन कुछ कीमत है, जिस दिन पहुंचा है उस दिन कोई डिफरेंट कीमत है। और इस सारे खेल का फायदा किसको होगा और किसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फरूख साहब, अब इसमें हुकूमत जो जिन ममालिक की मिसाल दे रही है वो तो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ की मीशतें स्टेबल हैं, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ऑयल प्राइसेस रोज़ अप एंड डाउन भी हो, एक सिस्टम वहाँ पर बना हुआ होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हांगकॉन्ग हो या अमेरिका की कुछ स्टेट्स हो। तो अब ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एक तरक्की पजीर मुल्क है, जहाँ आप पेट्रोल 14 दिन पहले की कीमत पर ख़रीदेंगे और अगले 30 दिन उसको अपनी मर्ज़ी से पैसे बढ़ाकर बेचेंगे, तो ये काबिल अमल यहाँ पर आपको ये फार्मूला लग रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जिन ममालिक का आपने नाम लिया, वहाँ पे जो एवरेज शहरी है उसका तकरीबन 0.5% या 0.6% इनकम का हिस्सा है, वो उसका पेट्रोल या डीजल के ऊपर खर्च होता है। पाकिस्तान में ये खर्चा जो है ये हमारा 15-20% तक चला जाता है, जो आमदन का हिस्सा में है। तो यहाँ पे हमारे लिए तो ये कीमतें जो हैं पेट्रोल और डीजल की, ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी इनकम का। दूसरा मामला ये है कि अगर भारत को देखा जाए तो वहाँ पे एक बड़ा यूनिक तरीकाकार है कीमतों का तयन करने का। वहाँ पे जो कानून है, कीमतें तयन रोजाना की बुनियाद पे करनी है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है जो रिटेल के ऊपर ट्रांसफर करना है, वो कई साल भी गुजर जाते हैं और कीमतें तब्दील नहीं होती। आप सोचिए कि लास्ट टाइम भारत के अंदर जो पेट्रोल डीजल की कीमत तब्दील की गई थी वो 2022 में की गई, लेकिन रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनकी ऑयल कंपनी जो है, उनकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उनकी रिफाइनरीज जो हैं, वो अपनी किताबों की हद तक रोजाना जो है वो कीमत का तयन करती हैं। तो या तो कोई इस किस्म का अरेंजमेंट पाकिस्तान में कर लिया जाए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है, रिफाइनरी जो है, वो अपनी किताबों के हवाले से रोजाना का तयन कर दें, लेकिन उसका जो पास ऑन होना है रिटेलर्स के ऊपर, आपके और मेरे ऊपर, सार्फिन के ऊपर, वो एक महीने में एक दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर कारोबार के अंदर इतनी गैर यकीनी की फजा फैल जाती है कि वो आप समझिए कि मईशत के पहिए की स्पीड जो है वो ठंडी पड़ जाएगी, वो आहिस्ता हो जाएगी। इतनी गैर यकीनी की फजा कारोबारी तबकात जो है शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो फरूख साहब, अब जाहिर है कि इसमें एक मौशी झटका तो आवाम को लगना ही है। मुझे आपको या एक आम सारिफ जो है ये इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं होने जा रहा। अब इसमें फ़ायदा बराह रास्त किसका होगा? ये इस पर अगर करोड़ों या अरबों रुपए कमाने हैं तो वो किसके खाते में जाएंगे? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे फॉर्मूले के साथ है। जो क्लेम किया जाता है कि एक फॉर्मूला है प्लैट्स के नाम से, वो सिंगापुर का फॉर्मूला है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कीमतों का तयन किया जाता है। अब ये क्लेम तो ज़रूर किया जाता है, स्टेटमेंट्स भी आती हैं, लेकिन अमली तौर पे जो आलमी मंडी में कीमतें हैं उनका पाकिस्तान की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। खास तौर पे पिछले 5-6 महीने में ही देखा गया है कि अगर आलमी मंडी में कीमत 5% का इजाफा होता है तो पाकिस्तान में 10% बढ़ा दी जाती है। जब आलमी मंडी में 10% कीमत नीचे आ जाती है तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 या 3% जो है वो उसमें गिरावट देखी जाती है। तो असल मसला है कि एक साफ और शफाफ फॉर्मूला जिसके साथ पाकिस्तान की कीमतों को नक्की किया जाए और वो एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी जाके ओबरा की वेबसाइट पे ये देख सके। तो यहाँ प्रॉब्लम फॉर्मूले के साथ है। जो इलाज ढूंढा जा रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ढूंढा जा रहा है कि पहले अगर दोस्तों में एक दफ़ा झटका दिया जाता था आवाम को, फिर डिसाइड किया गया कि हर हफ्ते देना है, और अब शायद ये सोचा जा रहा है कि झटका देना जो है वो रोजाना की बुनियाद पर ज़रूरी हो गया है। एक आखिरी सवाल फरूख साहब के, एक बड़ी मीठी गोली आवाम को ये दी जाती है कि पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा है, और ये कीमत बताई जाती है हर मुल्क के पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में, यानी पाकिस्तान में पेट्रोल 310 रुपये और श्रीलंका में पेट्रोल पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक कोई 380 रुपये। मिसाल के तौर पे ये फिगर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो ये तरीक़ेकार सही है कि दूसरे ममालिक की कीमत का तयन अपने पैसों में करना, या फिर वहाँ की करेंसी में, या फ़ीसद वाइज हमें बताना चाहिए कि वहाँ पेट्रोल की कीमत इतनी बड़ी है या इतनी ज़्यादा है? जी, उसका जो असल तरीक़ाकार इकनॉमिक्स में किताबों में लिखा जाता है वो उस मुल्क की जो क़ुव्वत ख़रीद है, जो परचेजिंग पावर है, उससे देखा जाता है कि
एक दिन की जो परचेजिंग पावर है, जो तनख्वाह है, उससे कितने लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है। तो ये वाला कंपैरिजन जो है ये अवेलेबल है, आप नेट पे भी देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान का हाल काफ़ी ख़राब है। अच्छा, फिर दूसरा एक तफरीक करना पेट्रोल और डीजल के दरमियान बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पेट्रोल तो चलाता है, गाड़ी को चलाता है, मोटरसाइकिल को चलाता है। डीजल जो है वो पूरी मईशत को चलाता है। डीजल से ट्रक चलता है, बसें चलनी हैं, ट्रैक्टर चलता है, जनरेटर चलता है, ट्यूबवेल चलते हैं। और फिर ये डीजल की कीमत जो है ये सिर्फ पेट्रोल पंप पे नहीं रुक जाती, ये वहां से आगे हमारे किचन पे पहुंच जाती है। गंदम की कीमत का हिस्सा है, सब्जियां बढ़ जाती हैं, गोश्त की कीमत, दालों की कीमत, घी, दूध, आटा, सब चीज़ों की कीमत के अंदर ये डीजल जो है वो छुपा हुआ होता है। साहब मारे मशात हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब सिर्फ हर जुमे की रात को नहीं बल्कि रोजाना चिकन, अंडों, सब्जी, फलों और गोल्ड की तरह नए रेट्स की लिस्ट पेट्रोल पंप्स पर लगाई जाएंगी, क्योंकि हुकूमत ने अब एक और बड़ा और अहम फैसला कर लिया है ताकि पेट्रोलियम की कीमतों पर कोई मुखालिफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना कर सके। अब इस सिलसिले में ओगरा हुकूमती रेगुलेटरी के तौर पर अपना किरदार अदा करेगा और फ्यूल प्राइस की बुनियाद आलमी तेल की कीमतों के साथ डॉलर एक्सचेंज रेट्स और इंपोर्ट कॉस्ट को देखकर नई कीमतों का फैसला किया जाएगा। अब इसका मकसद ये कि आलमी मंडी में जो भी तब्दीली आए वो फौरी तौर पर आवाम तक पहुंच जाए। हुकूमत का इस सिलसिले में ये भी कहना है कि इससे पुराने निज़ाम में मौजूद मुनाफाखोरी के साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमत बढ़ने से पहले मसनूई क़िल्लत जैसे मसाइल कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया। जब इनिशियली ये फैसला होने जा रहा था तो एसोसिएशन का कहना है कि रोज़ाना कीमतें बदलने के लिए कई कंपनीज़ के IT सिस्टम्स के साथ ERP और पंप नेटवर्क अभी तैयार नहीं है। अब इससे स्टॉक मैनेजमेंट के अलावा अकाउंटिंग के साथ कैश फ्लो और सप्लाई चेन में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पहले ही माली दबाव का शिकार हैं। उनके मुताबिक 2023 से उनके मार्जिन नहीं बढ़े जबकि ऑपरेटिंग अखराजात मुसलसल बढ़ते चले गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 66.7 अरब रुपए के वाजिबात भी हुकूमत की तरफ बकाया हैं, जिससे इंपोर्ट और वर्किंग कैपिटल मुतासर हो रहा है। फिर इसके साथ ही माली दबाव का शिकार छोटी कंपनीज ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि हुकूमत की तरफ से पहले से जारी हिदायत के मुताबिक कम से कम स्टॉक की शर्त भी हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से पूरी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की एसोसिएशन ने इस नए मैकेनिज्म की मरहलावार इंप्लीमेंटेशन की तरफ जोर दिया है, क्योंकि उनको खदशा है कि एक साथ इस निज़ाम के नफाज से रेगुलेटर और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कंप्लाइंस की बुनियाद पर इख्तलाफात भी खड़े हो सकते हैं। अब इन तमाम बातों के लिए बाकायदा SOPs का मुतालबा किया गया है, जिसमें डीलर मार्जिन और इन्वेंट्री के मामलात ख़ास तौर पर गौर तलब हैं। इकनॉमिक एस्पेक्ट से रोज़ाना कीमतों का निज़ाम हुकूमत के लिए ज़्यादा शफाफ और IMF के रिफॉर्म एजेंडे से सिंक्रोनाइज समझा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आलमी मंडी में फिर तेल महंगा सस्ता होते ही इसका असर रोज़ाना पाकिस्तानी आवाम पर भी पड़ेगा। अब एसोसिएशन का इस पर कहना क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तारिक महमूद साहब, सीनियर वाइस चेयर ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब फेडरल कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी हो गई है कि हर जुमे के रोज़ और फिर जब वीक स्टार्ट होगा मंडे से थर्सडे रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत का तयन होगा। तो इस पर आपकी एसोसिएशन और कंपनीज मुतमईन है? जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लाने का। सर, मैं थोड़ा सा बेसिक बात करता हूँ, क्योंकि एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारा मार्जिन या हमारा प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिक्स किया हुआ है। अगर OMC का मार्जिन 7 रुपये समथिंग है और डीलर का मार्जिन 8 रुपये समथिंग है, उसको एश्योर करने के लिए जो ये नया निज़ाम आया है इसमें वो एश्योर हो नहीं पड़ता है। कंपनी उसको आज के रेट पे प्रोडक्ट दे देगी, लेकिन वो आज उसके लिए सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, वो कल बेचेगा। अब जब कल बेचेगा तो उसको पिछले दिन की प्राइस जो है वो उसकी मिस हो गई, कल एक नई प्राइस आ गई, तो डेली एक नई प्राइस का उसको या तो हिट मिलेगा या उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। तो वो इंसेंटिव तो इन लोगों को नहीं चाहिए। आप ये देखें कि इन 2 दिनों में या पूरे 7 डेज में कोई कंफर्म नहीं है कि प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है। तो डीलर या पंप जिसने पंप पे 10 करोड़ रुपया या 12 करोड़ रुपया लगाया है, उसका ये पर्पज़ नहीं है कि मुझे इन्वेंट्री से प्रॉफिट हो। उसका ये पर्पज़ है कि मुझे जो मार्जिन दिया गया है, जो रेगुलेटेड है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो मार्जिन पूरा मिले। अब इस सिलसिले में एक तो ये हो गया। दूसरा, इन्वेंट्री या सप्लाई चेन की जो शॉर्टेज आती है उसमें ये होगा कि आज के दिन वो आज का ही प्रोडक्ट रखेगा, कल के लिए रखेगा ही नहीं। नॉर्मली पहले क्या होता था, उसको पता था कि 15 दिन बाद प्राइस चेंज होता
रही है, वो आज के दिन प्रोडक्ट रख लेता था 5-6 दिन का, 7 दिन का। अब क्या कर रहा होगा वो, डेली देख रहा होगा कि यार आज प्राइस ये है, मैं एक गाड़ी मंगा लूं, या आज के दिन की सेल के मुताबिक मंगा लूं, कल के दिन की सेल के मुताबिक मंगा लूं। वो सारा दिन सप्लाई चेन के झंझट पड़ जाएंगे, गाड़ियां एंगेज हो जाएंगी और सप्लाई चेन की अवेलेबिलिटी के मसले आ जाएंगे। हालांकि कंपनी तो जो कंपनी वाली साइड पे है, कंपनी तो उसको आज के दिन पे रेट दे देती है। अब कंपनी के बारे में सोचे कि कंपनी ने प्रोडक्ट मंगाने हैं 3 सोर्सेज से, एक मंगाना है उसने इंपोर्ट से, और दूसरा मंगाना है उसने पाइपलाइन से, और तीसरा मंगाना है बाई रोड। अगर बाई रोड आपका नियरेस्ट जो डेपो है वो है मुजफ्फरगढ़ है, पार्को रिफाइनरी में अगर लाहौर की बात करूं तो उसमें इनको जो प्रोडक्ट मंगाने में 3 दिन लग जाते हैं। तो वो 3 दिन की प्राइस है, उस प्राइस का क्या बनेगा? ओएमसी भी उस प्राइस का या गेन ले रही होगी या लॉस ले रही होगी। उसका जो लेजिटिमेट प्रॉफिट या जो मार्जिन आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, वो कैसे मेश्योर करेंगे कि उसको वो मार्जिन मिल रहा है? उसके अपने एक्सपेंसेस, उसकी अपनी इन्वेंट्री, उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई एसेट इतनी बड़ी, उसको कैसे जस्टिफाई करेगी कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट भी कर दी है और मुझे इसके बावजूद इन्वेंट्री पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? तो या तो वो ये करेंगे कि अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो वो डे टू डे चलेंगे, स्टॉक बिल्कुल नहीं होगा, और अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो वो भी रोक लेंगे सारे के सारे, बेशक वो डीलर हो बेशक कोई भी हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन्वेंट्री के मसाइल भी आ जाएंगे और वो सप्लाई चेन के वही मसाइल आएंगे कि यार आज जो प्रोडक्ट मिला है मैं आज के आज भेज दूं। अगर 3 दिन का प्रोडक्ट आ रहा है तो 3 दिन के उसको प्राइस का विंड फॉल या गेन और लॉस उसको आ जाता है। अब अगर इंपोर्ट का कोई सिलसिला है तो इंपोर्ट में ये करेंगे कि इंपोर्ट में वो प्लेट्स के साथ चलेंगे। अभी गवर्नमेंट एसओपीज बना रही है, ऐसी बात नहीं कि एसओपीज नहीं बना रही, लेकिन ये सप्लाई चेन के मसले मैं आपको बेसिक से बताए हैं, काफी लंबी डिटेल है इसकी। तो इंपोर्ट के लिए भी जो प्रोडक्ट आता है वो 40 से 45 डेज आता है। 45 डेज में इंटरनेशनल प्राइस एकदम से $60 से 100 होगी तो क्या होगा, या 100 से 60 होगी तो क्या होगा? तो ओएमसी ने जिस पर्पस के लिए रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करके अपना जो मार्जिन अर्न करना था वो तो नहीं मिला उसको, वो तो मार्जिन उसका खत्म हो गया। अब उसको क्या करना चाहिए, क्या कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? तो इस पे काफी सारी क्लैरिटी करने वाली है। फिर ये जो जितनी भी चीजें बन रही हैं, ये एसओपीज बन रहे हैं, उस पे वो क्या करेगा कि उसको उसके साथ कंसल्टेशन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, ओगरा नहीं है, खुद ब खुद सारे एसओपीज बना रहे हैं। तो एसओपी आता है, फिर उसमें कोई गलती निकल आती है तो वो फिर उसको ठीक कराने में फिर वही बात है कि सालों महीने लग सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको पहले इंडस्ट्री से या एसोसिएशन से या डीलर से एक कंसल्टेशन की जाए, एक डेलिब्रेशन की जाए, डेलिब्रेट करके कोई छोटी मोटी चीजें हैं उसकी करेक्शन की जाए। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो गलत ले रही है, लेकिन कम से कम इतनी डिटेल से डिसीजन ले कि जिसमें प्रॉब्लम ना आए। जो इनका इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 1947 से लेके आज 2015 या 16 तक फर्ज करें 5 मिलियन टन का स्टोरेज बना हुआ था, जो सारी बड़ी कंपनियों ने बनाया था। ये जो हमारी कंपनियां, ये छोटी नहीं है, ये इमर्जिंग कंपनीज हम इसको कहते हैं। इस इमर्जिंग कंपनी ने उतना ही स्टोरेज इन पिछले 8 सालों में बना दिया। तो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व है हमारा। इससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो मकसद यह है कि ये कंपनियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना चाहिए। और इसमें माशाल्लाह कई कंपनियां मिड साइज की हो गई हैं, ये ना लार्ज है ना छोटी रही हैं, अब मिड साइज की हो गई हैं। किसी कंपनी के 250 फ्यूल स्टेशन है, किसी के 300 है। तो ये पूरा हमारी नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती हैं और रिमोट एरिया में भी इनकी रीच है। साहब, ये सप्लाई चेन के इश्यूज आपने बताया, इससे जाहिर है सबसे ज्यादा जो मुतासर होगा वो एक एंड कंज्यूमर भी है, क्योंकि वो उस पर भी एक कंफ्यूजन रहेगी कि पंप पर महंगा मिल रहा है पेट्रोल तो क्यों मिल रहा है। जाहिर है ये टेक्निकल सारी चीज़ें उसको पता ही नहीं होंगी, अवेयरनेस की भी थोड़ी कमी है। तो ये सारे इश्यूज क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर के सामने रखे गए जब वो ओवरनाइट ये सारे डिसीजंस करने जा रहे थे? क्योंकि बहुत कम वक्त लगा है ये सब कुछ तय होने में और फिर यहाँ तक पहुँचने में। तो ये डिटेल डिस्कशंस आप लोगों की हुई हैं, उनके साथ सिटिंग्स हुई हैं? सर माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब बड़े समझदार हैं और उन्होंने बड़ा फास्ट पेस पे ये काम किया है। लेकिन थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वो अगर इंडस्ट्री को कंसल्ट कर लेते पहले तो थोड़ा सी इसमें करेक्शन आ जाती। लेकिन अभी अगर चूंकि डिसीजन उन्होंने ले लिया है, हम ये कहें जी ये डिसीजन वापस ले लें, ये करें वो करें, फिर वो एक अलग से एक नया मसला शुरू हो जाता है। कम से कम जो एसओपीज बना रहे हैं या जो चीज़ें बना रही हैं उस पर हमें, अब सैटरडे संडे गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, इवन उस दिन भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी। अपने एसओपीज हम फाइनल करें। अब कल की प्राइस क्या आ रही है, हमारा प्रोडक्ट कराची से बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्ट मुजफ्फरगढ़ से बढ़ रहा है, पता ही नहीं हमें प्राइस अप होनी है डाउन होनी है, क्या हिसाब किताब होना है। तो वो तो हमने जो कमाया, अगर हमने 5 रुपए लीटर कमा ही रहे हैं टैक्स देने के बाद, तो वो भी उड़ जाएगा या फिर वो प्रॉफिट में चला जाएगा, दूसरे दिन उड़ जाएगा। मतलब कोई समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन रहेगी ये वाली। मिनिस्टर साहब को मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ओगरा को बिठाया जाए और बार बार इसकी मीटिंग की जाए। मैं तो कहता हूँ डेली मीटिंग हो ताकि ये टॉपिक एक दफा क्लोज हो जाए। रेगुलेटेड का मतलब है कि प्राइस गवर्नमेंट ने अनाउंस करनी है, वट एवर द फार्मूला इज। या तो इसको डीरेगुलेट कर दें
और वो डीरेगुलेट में कोई प्राइस नहीं होगी, जिसने जितनी ज्यादा लगानी है लगा लें। कम लगाना हमें अलाउ है, लेकिन हम ज्यादा नहीं लगा सकते। और ये देखें कि इस पे आपकी इन्फोर्समेंट में कितने मसाइल आएंगे। रात को 12 बजे अगर प्राइस चेंज करते हैं ये लोग, तो 12 बजे किसी ने प्राइस बढ़ गई तो उसने चेंज कर दी, जिसकी कम होगी उसने चेंज नहीं की, तो पाकिस्तान में 15,000 फ्यूल स्टेशन है, किस किस फ्यूल स्टेशन पे इन्फोर्समेंट करेंगे। काफी सारे मसाइल हैं सर, इसमें अभी काफी सारा काम करने वाला है। सही। अच्छा, अब ये जो इंपोर्ट के इश्यूज आएंगे, बिल फर्ज किसी ने जो 10 तारीख को किसी ने अपने ऑर्डर बुक किया है और वो शिपमेंट आने में 2 हफ्ते लगते हैं, इस दरमियान में अगर ये प्राइस बढ़ गई तो वो शिपमेंट तो पुराने पैसों पर आ रही होगी और यहाँ उन 2 हफ्तों के एवरेज की बुनियाद पर उस प्राइस को बढ़ा कर लिया जाएगा कंज्यूमर से। तो ये सारा पैसा इजाफी प्रॉफिट ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, मार्केटिंग कंपनीज कमाएंगी, या ये पंप ओनर्स के पास जाएगा? सर गवर्नमेंट इस पे एक फार्मूला बना रही है कि 5 डेज की एवरेज प्लेट से ये करेंगे, लेकिन फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है, उस एवरेज प्लेट्स के बावजूद या तो अगर बढ़ गया तो या प्रॉफिट हो जाएगा, या अगर कम हो गया तो लॉस हो जाएगा। लेकिन वो डे टू डे प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, अकाउंटिंग करना, अपने ERP सिस्टम में चीजें चेंज करना, हमारा जो POS है सेल का सिस्टम उसको करना, ये काफी सारे मसाइल हैं। मैं बार बार यही करूंगा कि इसको डिटेल से इंडस्ट्री से, डीलर से, एसोसिएशन से कंसल्ट करके या डेलिब्रेशन करके कोई फार्मूला बनाया जाए। वन साइडेड ना बनाए, वन साइडेड बनाएंगे ना तो ऑन ग्राउंड जो हमारे लोगों को पता है वो उतना मिनिस्ट्री के नीचे वाले स्टाफ को नहीं पता। हालांकि मिनिस्टर साहब बड़े मतलब वेल वर्स्ड हैं, ही नोज एवरीथिंग। ओगरा के चेयरमैन साहब भी बड़े समझदार हैं, बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री को साथ में इन्वॉल्व किया जाए। तो तारिक साहब, ये इन्वॉल्व नहीं किया गया। प्रॉफिट या लॉस का जो रिस्क रोजाना की बुनियाद पर लेने जा रहे हैं, ये रिस्क तो 30 दिन पेट्रोल की कीमत अनाउंस करके और एक जैसी रख के भी रखा जा सकता था, जो पहली तारीख को अनाउंस होके, जैसे पहले जो सिस्टम था, तो उसमें भी ये रिस्क था कि कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। तो फिर उस सिस्टम की जानिब क्यों नहीं गई ये हुकूमत? सर वो इनको ये फील होता है गवर्नमेंट को कि जब प्रोडक्ट प्राइस बढ़ रही हो तो ये प्रोडक्ट होल्ड कर लेते हैं, बेचते नहीं है। वो इनकी बात सही है, ऐसे 100% सारे लोग तो ठीक नहीं होते, लेकिन अगर वो होर्डिंग होती है ना, उस होर्डिंग को पकड़ने के लिए महीने में 1 दिन है या 2 दिन है, 4 दिन है, लेकिन ये तो रोज की होर्डिंग होगी ना कि आज सुबह प्राइस बढ़ गई है, $60 से 70 पे चली गई है, जंग हो गया, एक बम आ गया, एक बम चला गया, इसमें प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगी। तो इसको मेरा ख्याल है कि अभी भी या तो फिर इसको थोड़ा सा सस्पेंड कर लिया जाए, इसको अच्छी तरह बनाया जाए और फिर बना के इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वी आर वेरी पॉजिटिवली सीइंग दिस। हम ये नहीं कह रहे, गवर्नमेंट जो चाहती है इतनी अच्छे स्पीड और पेस पे काम कर रही है, तो इसको थोड़ी सी ये डेलिब्रेशन करनी चाहिए कि ये कैसे कैसे इसका निज़ाम होगा। और तारिक साहब, एक आखिरी सवाल के ज़ाहिर है हुकूमत शायद बज़ाहिर तो ये चाहती हो कि जी पब्लिक को रिलीफ देना है, आवाम का फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन बिज़नेस कंपनीज़ का मकसद अपना बिज़नेस होता है, उनको अवामी मफाद से कोई सरोकार नहीं होता। अब इसमें आवाम पर क्या असर पड़ना है? आवाम फिर ये एक नए बोझ तले दबने जा रही है, या उनके हक में ये बेहतर होगा ये फैसला? सर मैं ये करूं, अगर 15 दिन बाद प्राइस चेंज हो रही थी, अब आवाम को हमने प्रोटेक्ट करना है ना। प्रोटेक्ट का मतलब है कि उसको प्राइस सस्ती मिले, महंगी ना मिले। प्रोटेक्शन का ये मतलब है, ठीक है। अब अगर इंटरनेशनल प्राइस पहले चेंज हो रही थी तो 15 डेज वो चेंज होती रहती थी, बढ़ती रहती थी। 15 दिन आवाम को एग्जिस्टिंग रेट पे प्रोडक्ट मिलता था। 15 दिन बाद वो एवरेज निकालते थे, जो एवरेज बनती थी वो आवाम को पास ऑन कर देते थे। मतलब इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से आवाम के लिए फायदा दिया, प्राइस डिफरेंशियल दिया, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं। लेकिन 15 दिन बाद एक समझ आ जाती है, लेकिन 15 दिन तो एटलीस्ट आवाम को तो सुकून है ना। उनको तो किसी जाके स्टेशन के बोर्ड पे नहीं देखना कि प्राइस क्या है। तो पहले तो उनको फायदा ज्यादा हो रहा था। मुझे अभी लगता है कि अगर इसमें अप डाउन होता रहेगा तो आवाम को इसकी समझ नहीं आएगी। प्राइस बढ़ रही है, ऐसा ऐसा बढ़ रही है, डेली बढ़ रही है। अब डिपेंड करता है कि 15 दिन बाद क्या पोजीशन बनती है। डाउन होनी है तो डाउन कर दें। ठीक है। और कंपनीज को भी यही सूट करता है, कम से कम 15 दिन का तो मैकेनिज्म हो, या रोजाना की बुनियाद पर तो फिर कंपनीज के लिए बड़े इश्यूज हो जाएंगे। सर हम यही कह रहे थे ना, ये जो पिछले दिनों क्राइसिस आए थे उसमें इन्होंने 7 डेज करके बड़ा अच्छा काम किया ताकि होर्डिंग ना हो। लेकिन हम ये कह रहे थे कि 15 डेज पे वापस चले जाएं। अब 15 डेज से वापस जाने से की जगह पे डे टू डे में चले गए। डे टू डे हमारे रीजन में किसी कंट्री में होगा भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। अमेरिका में तो बिल्कुल लाइव है, लेकिन अमेरिका में जो भी प्राइस है वो OMC या जो भी है वो खुद डिफाइन करती है, डीरेगुलेटेड है। इसको रेगुलेटेड भी रखना है, प्राइस कंट्रोल भी रखनी है और प्राइस इंप्लीमेंट भी करनी है। इसमें जो गैप्स है ना सर, 3 दिन का रिफाइनरी से प्रोडक्ट लाना, 3 दिन का लोकल रिफाइनरी से पाइपलाइन से लाना, 7 to 10 डेज का कराची रिफाइनरी से पाइपलाइन से लाना, 45 डेज का इंपोर्ट से लाना, इन सारों को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा दिन अकाउंटिंग होती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन और एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। फैसला हुकूमत ने कर दिया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सोचने की ज़रूरत है, एक स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गाड़ियों की कीमतें कम हुई तो पाकिस्तानियों ने गाड़ियां खरीदने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल जून के फिगर्स ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गाड़ियां खरीदने वालों ने
पिछले साल के जून के मुकाबले में 105 अरब ज़्यादा खर्च कर दिए। 277 अरब रुपए का पिछले साल जून का फिगर इस साल तेज़ी से बढ़कर 382 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मई 2026 के नंबर आपके सामने रखें तो वो भी पीछे रह गए, जो 369 अरब रुपए के थे। यानी पाकिस्तानी अब हर महीने अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब इस सब का मतलब क्या है? ज़ाहिर है पाकिस्तान में क्या मईशत की रफ्तार तेज़ होने लगी है? कम से कम बैंकिंग फाइनेंसिंग हम देखते हैं, इस सेक्टर को देखते हैं, यहाँ के नंबर्स देखते हैं तो उससे तो यही जाहिर हो रहा है। इसकी बड़ी वजह देखी जाए तो मालूम ऐसा होता है कि स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट में कमी का फैसला और फिर रुपए की कदर में स्टेबिलिटी के साथ बैरून मुल्क इन्वेस्टर्स का एतमाद भी किसी हद तक है, जो मईशत की बहाली की तरफ इशारा कर रहा है। अब बैंक्स की जानिब से बढ़ती हुई फाइनेंसिंग से जून 2026 में ऑटो फाइनेंसिंग 38% बढ़ चुकी है और 381 अरब 69 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर यह पहुंची है। इसी दौरान गाड़ियों की फरोख्त भी बढ़ी है और 22,741 यूनिट्स फरोख्त हुए हैं। ऑटो सेक्टर में ज़्यादा सेल्स की बड़ी वजह के पीछे हुकूमत की ईवी पॉलिसी के तहत गाड़ियों की कई कैटेगरीज में टैक्स छूट भी है। इस पर हम बात करेंगे। HM शहजाद साहब ऑटो डीलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं 382 अरब रुपए सिर्फ एक महीने में पिछले साल के जून के मुकाबले में 105 अरब ज़्यादा। कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे आ रही हैं, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। नहीं, ये इसमें सारी जादूगिरी जो है, वो जो बैंक इंटरेस्ट जो कम हुआ है ये वही है। तो और उसी की वजह से जो है ये पब्लिक जो है वो ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रही हैं। आप देखें कि बैंक इंटरेस्ट कम होने के बाद मुसलसल गाड़ियों की सेल में इजाफा हुआ है और दूसरी कोई ऐसी वजूहत नहीं है। अच्छा, तो शहजाद साहब हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियों की सेल में इजाफा हो रहा है, लोग तेज़ी से खरीदें, उसके बावजूद कीमतें गिर रही हैं। चाइनीज़ कंपनीज अपनी कीमतें गिरा रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की। कोरियन कंपनी अपनी उस कीमत को गिरा रही है। तो ये इसकी क्या वजूहत हैं? जब सेल बढ़ रही है फिर कीमतें क्यों गिराई जा रही हैं? देखें, एक बात आप समझ लें कि हमारी अगर टोटल हम 3 पुराने जो प्लेयर्स हैं जापानीज, अगर उनको अगर 18-19 में हम देखें तो ये सिर्फ 3 जो थे ना, ये तकरीबन 2.25 लाख गाड़ियां असेंबल्ड करते थे और आज ये 3 ये और तकरीबन 13-14 जो और लोग आ गए हैं, ये 16-17 मिलकर भी 2 लाख गाड़ियां असेंबल्ड नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि जिस प्राइस में टोयोटा, होंडा और सुजुकी आपको कार दे रहे थे, ये कोरियंस और चाइनीज जो हैं वो आपको इस प्राइस में जीपे दे रहे हैं। यानी कि जीपों के प्राइसेस बहुत ही आप समझ लें कि कम या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान जो है वो जीपों की तरफ ज़्यादा गया है। तो अब शहजाद साहब, ये हम देख रहे हैं कि अभी भी सुजुकी हमें पिछले कुछ महीनों में और ख़ासतौर पर जून में सबसे आगे नज़र आ रही है। ऑल्टो के सबसे ज़्यादा यूनिट्स फ़रोख्त हुए हैं, चलें वो सस्ती गाड़ी है। अभी ये सुजुकी फ्रॉन्क्स नई इन्होंने लॉन्च की है और अभी वो सही से मार्केट में आई भी नहीं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो कोई 1600-1700 ऑलरेडी बिक चुके हैं, कीमत भी उसकी ज़्यादा है। लोगों को फीचर्स का भी इल्म नहीं है, तो अभी भी सुजुकी पे लोगों का एक बड़ा एक रिलाई करते हैं, बहुत इन्हिसार है, ट्रस्टेड है। देखें, असल में बात यह है कि जितने भी ऐसे इदारे जो ब्रांड न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं और उनकी कंडीशंस ये होती है कि लोकली गाड़ी हो, अब उनके पास चॉइस क्या है? इसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। तो और फिर बैंक फाइनेंसिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पर रोल प्ले कर रही है, तो सबसे बड़ा जो इस टाइम हम समझें कि जो टारगेट सामने नज़र आ रहा है, एक तो ब्रांड न्यू गाड़ी की कंडीशन है और फिर बैंक फाइनेंसिंग जो है वो काफ़ी नीचे है। इस वजह से आपको सुजुकी के जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैं अगर 18 और 22 के दरमियान की अगर बातें आपको बताऊं तो उसकी निस्बत ये फिगर्स बहुत कम है। अच्छा, तो अब ये जब ये फिस्कल ईयर शुरू हुआ, अब वो बजट वाला माहौल ख़त्म हो गया, अब पता चल गया आहिस्ता आहिस्ता कि कौन सी गाड़ी पे टैक्स कम हो रहा है, कौन सी पे नहीं कम हो रहा, उतना ही है, कौन सी महंगी होने जा रही है। तो इसके बाद अब ये इंपोर्टेड गाड़ियों की सेल में इजाफा होगा या फिर जो यहाँ कंपनीज जो गाड़ियाँ बनाकर असेंबल कर रही हैं उनकी सेल बढ़ेगी, छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा अब बिकेंगी या बड़ी गाड़ियाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता रेंज में आना शुरू हो जाएंगी? यार, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात यह कि इंपोर्टेड गाड़ियों को तो आप भूल जाएं। हुकूमत ने जो पिछले साल आपको पता है बजट के अंदर जो है वो कमर्शियल अलाउ किया था, आज 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन एक गाड़ी भी जो वो इंपोर्ट नहीं हो पाई। उसकी क्या वजह कि वही उसमें जो कंडीशनें डाली गई हैं वो इतनी गंभीर और इतनी मुश्किल हैं कि जो कार डीलर है
वो उसको मीट नहीं कर पा रहे, और ना ही वो गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी तक क्लियर है कमर्शियल के ऊपर। और रहा जहाँ पर टीआर बैगेज गिफ्ट का, तो बैगेज तो ऑलरेडी हुकूमत 2025-2026 से बंद कर चुकी है, लेकिन फिर जो अपना गिफ्ट और जो टीआर जो है उसके ऊपर भी कंडीशन ऐसी गंभीर डाल दी है कि वो गाड़ी भी ना आने के बराबर है। मां सिवाय जो 4-5 हज़ार गाड़ियाँ बहुत पहले की 4 महीने पहले से जो पोर्ट पे खड़ी थी वो क्लियर हुई है, वो गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया कि उसको अलाउ कर दिया, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो प्री शिपमेंट सर्टिफिकेशन और पोस्ट शिपमेंट सर्टिफिकेशन, और फिर 1 साल गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये ऐसी कंडीशनें डालनी है जिसका फ़ायदा जो है वो लोकल असेंबलरों को जा रहा है, जिसमें जापानीज को भी फायदा हो रहा है और कोरियन और चाइनीज को भी फायदा हो रहा है, जबकि जापानीज गाड़ियां ना आने के बराबर हैं। बल्कि आप ये समझें कि जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ियां भेज रहे थे वो टोटल स्टेप बंद हो चुकी हैं। मतलब आप समझें कि मेरे पास कोई लफ्ज़ आपके पास नहीं है बताने के लिए कि इस महीने में कितनी गाड़ियां आई हैं, मां सिवाय जो 4 महीने पहले की गाड़ियां खड़ी थी उसके क्लियर होने के बाद कोई गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई है। ठीक, तो शाह साहब इसका मतलब ये अगर 35-40 लाख 30 लाख ये इस रेंज में किसी को छोटी गाड़ी चाहिए तो नई गाड़ी का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब ऑल्टो की कीमत भी इससे ऊपर निकल गई। किया की जो छोटी गाड़ी थी वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी, गाड़ियों की सेल बढ़ रही है उसके बावजूद डिसकंटिन्यूशन हो रही है, तो ये कुछ बड़ी कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है हर एक चीज़ में। मेरा ख्याल है कि हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। एक तरफ IMF से हुकूमत ने 2025-2026 के बजट में और 26-27 के बजट में भी वादा किया था कि हम जो है वो यूज़ गाड़ियों को कमर्शियल इंपोर्ट भी अलाउ करेंगे और एज लिमिट भी हटा देंगे और हम इनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि ओपन मार्केट के अंदर आके ये मुकाबला करें। तो सिर्फ मैं आपको बता दूं पिछले साल जो 25-26 जो गया है उसमें $4 अरब की CKD, SKD या CVU गाड़ियां ब्रांड न्यू, चाहे वो जापानीज हो, चाइनीज हो, कोरियन हो, उन्होंने इंपोर्ट की। और इस साल मुझे लगता है कि हम $6 अरब की ये जो लोकल असेंबलरों की इंपोर्ट्स या CKD, SKD हम क्रॉस कर जाएंगे $6 अरब। पाकिस्तान की हिस्ट्री में $4 अरब कभी भी हमने जो है वो पार नहीं किया था, और मुझे लग रहा है कि इस साल जो है वो शायद हम $6 अरब को हम क्रॉस कर जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि लोकलाइजेशन कहाँ जाएगी, हमारे मुल्क में सस्ती गाड़ियाँ कैसे बनेंगी। हमारा जो एक ख्वाब था कि हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएंगे और आस्ता आस्ता मुल्क के अंदर जो लोकलाइजेशन करेंगे वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत ने एक तरफ जो है मैं कहूँगा एकदम तो अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जब मुल्क में लोकलाइजेशन ही नहीं होगी तो सस्ती गाड़ियाँ कहाँ से मिलेगी। अब इस वक्त चाइनीज़ और कोरियन जितनी भी गाड़ियाँ ला रहे हैं वो कंप्लीट बिल्टअप ला रहे हैं और वो जापानीज का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरियन चाइनीज एक तरफ है, जापानीज एक तरफ है, लेकिन लोकलाइजेशन कहाँ है, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी कब देंगे। और दूसरी तरफ जो है जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ियां भेज रहा था वो टोटल हुकूमत ने बंद कर दी है। ठीक है शाह साहब, एक आखिरी सवाल, ये लोकलाइजेशन तो ज़ाहिर है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें तो टाइम लगेगा हुकूमत को। कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऐसा है कि कोई 1-2 इकदाम ऐसे हुकूमत उठाए जिससे गाड़ियों की कीमतें थोड़ी नीचे आ सकें, एक वाज़े ज़रा फ़र्क नज़र आ सके, कोई ऐसे इकदाम जो फौरी हुकूमत कर सके? देखें, जो 3 बिग्स है ना, जो पुराने टोयोटा, होंडा, सुजुकी, उनको 42-45 साल हो गए। हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि आज तक वो असेंबलर्स हैं, आज तक वो मैन्युफैक्चरर नहीं बने, आज तक उन्होंने लोकलाइजेशन नहीं की। अच्छा, अब ये कोरियन और जो चाइनीज जो आए हैं उनको भी भाई 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए हैं। उन्होंने तो वेरी क्लियरली कोरियन और चाइनीज ने कह दिया कि हम लोकलाइजेशन नहीं करेंगे इसलिए कि हमें कंप्लीट बिल्टअप गाड़ियां चाइना में सस्ती मिल रही हैं। तो हमारे मुल्क में जो वो एक ख्वाब है हमारा लोकलाइजेशन का, मेड इन पाकिस्तान का, वो ख्वाब अब ख़त्म हो गया और अब हम ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में जो जापानीज हैं वो भी ट्रेडिंग करेंगे। लोकलाइजेशन हमारे मुल्क में ख़त्म हो गई, और बल्कि जो वेंडर है वो वेंडर भी सर पे हाथ रख के, जो लोकल असेंबलर्स वेंडर है वो भी सर पे हाथ रख के रो रहा है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया HM शहजाद साहब। जहाँ तक आपने ये कहा जी, कंप्लीट कर कोई शॉर्ट टर्म आप बताएं तो एक ही रास्ता है कि हुकूमत जब ये पॉलिसी को 1 साल दोबारा उसी पॉलिसी को चलाने के लिए कंटिन्यू कर रही है जो 21-26 थी, तो उसके हिसाब से
तो फिर टीआर बैगेज गिफ्ट भी खुल जाना चाहिए। और लोगों को जो है वो ये हुकूमत को कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ियां ना भेजें, बल्कि अगर आपने ये 1 साल अलाउ कर ही दिया है तो फिर सबके लिए जो है ना वो ग्राउंड एक जैसी होनी चाहिए। और 1 साल पुरानी जो पॉलिसी है वो मजीद 1 साल और चलेगी, तो तमाम चीज़ों को जो है वो हमें ट्रीट करना चाहिए एक तरीके से, एक तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। HM शहजाद साहब ऑटो डीलर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।